हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स या फिर कह लीजिए प्रोड्यूसर्स के बारे में कि कौन खाना बनाता है और कौन खाना कंज्यूम करता है। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. हमने पहले वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी ये पढ़ लिया है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि खाना बनाते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स जो कि खाने को कंज्यूम करते हैं, और एक होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि कंज्यूमर्स या फिर जो फूड होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे सॉइल के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। एंड इस चीज़ की जो डिपेंडेंस है वो इनके सस्टेनेंस पे होती है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस टाइप के हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि ये प्रोड्यूसर्स बनेंगे, कंज्यूमर बनेंगे या फिर डिकम्पोजर्स बनेंगे। किस तरीके से, उसके लिए हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लेट अस रिकॉल what we have learned through a self-sustaining ecosystem created by us above, which organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll, a green plant, and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called producers. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं प्रोड्यूसर्स का, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुगर एंड स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ऐसे में वो किसकी हेल्प लेते हैं? सनलाइट की, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमें पता है कि वो क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ऐसे में वो खाना प्रोड्यूस करते हैं और हम इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स की। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स either directly or indirectly for their sustenance. ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उनके सस्टेनेंस के लिए, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं एंटेलोप की या अगर हम बात करते हैं डियर की, तो डियर्स जो होते हैं वो ग्रास पे यानी कि प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम लायन की बात करते हैं, अगर हम टाइगर की बात करते हैं, तो जो टाइगर है वो ग्रास तो नहीं खाएगा, वो प्लांट तो नहीं खाएगा, लेकिन वो अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होगा ऑन एंटेलोप या फिर डियर, ठीक है। अगर जो डियर है वो प्लांट नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, और अगर जो लायन है वो डियर नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। These organisms which consume the food produced either directly from the producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, and omnivores and parasites. Can you give example for each of these categories of consumers? अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स, एक होते हैं ओमनिवोर्स और एक होते हैं पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो वेजिटेबल्स हैं सिर्फ वो खाते हैं, जो कि सिर्फ हर्ब्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर्स जो फ्लैश भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं। एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट बॉडी में रह के अपने आप को फीड करते हैं और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। मारते नहीं हैं, किल नहीं करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें इमेजिन करनी है एक सिचुएशन। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? The organisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of the organisms
These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into the simple inorganic substances that go into the soil and are used once more by the plant. What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? Will the natural replenishment of the soil takes place even if decomposers are not there? So yes, ऐसा नहीं होगा, हमें decomposers जो हैं वो definitely चाहिए. अगर decomposers नहीं होंगे तो plants and animals जो हैं वो soil में दोबारा से replenish नहीं हो पाएंगे. ठीक है. सो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब भी वो मर जाते हैं तो उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए डीकम्पोजर्स की ज़रूरत पड़ती है. डीकम्पोजर्स क्या करते हैं कि उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी जो सॉइल है उसमें इस चीज़ को इंजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. इंजेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. ऐसा भी हो सकता है कि जब वो स्मॉल पीसेस तोड़ रहे थे तो कुछ पोर्शन जो है वो ज़मीन में गिर गए, या फिर ऑब्वियसली ये जो रीज़न है ये तो होगा ही कि वो जो डीकम्पोजर है वो भी एक्सक्रीटा जो है वो प्रोड्यूस करता होगा एंड वो चीज़ फिर सीधा सॉइल में जाएगी क्योंकि उसको डीकम्पोज करने के लिए तो और कुछ नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है वो चलता है. ठीक है. तो हमने अभी पढ़ा प्रोड्यूसर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा है कंज्यूमर्स के बारे में, और अब हमने डीकम्पोजर्स के बारे में भी पढ़ लिया है. ठीक है. सो आगे करते हैं एक्टिविटी 15.2. वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स, बट वुड हैपन अदरवाइज. जब हमने एक्वेरियम बनाया तो क्या हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमने जितने भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स रखे कहीं वो ऐसे तो नहीं है जो एक दूसरे को ही खा जाएंगे. ठीक है. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो एक्वेरियम है वो एक दिन बिल्कुल ही खाली पड़ जाएगा. मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो हमें बताना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं. राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ हु ईट्स whom एंड फ्रॉम अ चेन ऑफ 3 steps एटलीस्ट. ठीक है. तो हमें बताना है कि कौन चीज़ें क्या खाते हैं. Then would you consider any one group of organisms to be of primary importance? Why and why not? तो क्या किसी ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप को हम प्राइमरी बोलेंगे? सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कौन किसको खाएगा तो सबसे छोटा अगर हम मान लेते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को. ठीक है. तो उसको कौन खाएगा? एक स्मॉल फिश खाएगी. ठीक है. एंड स्मॉल फिश को कौन खाएगी? एक शार्क खाएगी. ठीक है. तो हमने ये एक फूड चेन यहाँ पे बना ली है और हम यहाँ पे हमसे पूछा है वुड यू कंसिडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. किसी की प्राइमरी इंपॉर्टेंस है तो या अगर हम बात करते हैं कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा जो सबसे छोटा होगा वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा. अब ये इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए हमें फूड वेब एंड फूड चेन समझना होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फूड वेब एंड फूड चेन के बारे में. आई विल सी यू इन दैट वन.